जय हिंद साथ। आज की इस वीडियो में एक ऐसा फुल मॉक टेस्ट हम लोग देखने जा रहे हैं जिस मॉक टेस्ट में साथियों ऐसे क्वेश्चंस हैं हिंदी के, जीके जीएस प्लस करंट अफेयर के, उसके अलावा साथियों रीजनिंग के और मैथ के। जिन क्वेश्चंस को आप देखते हैं तो आपको अपने एग्जाम हॉल में साथियों फायदा देखने को मिलेगा। तो बहुत मन के साथ इन सभी सवालों को आप लोग साथियों करिएगा और मैं कहूंगा कि अगर आपने निश्चित तौर पर यह तय कर लिया है कि इस बार एसएससी जीडी में 39,000 वैकेंसी में से साथियों आपको हर हालत में सिलेक्शन लेना है, तो मैं कहूंगा को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और आप जब तक पढ़ते रहिए जब तक आपकी परीक्षा है एसएससी जीडी की। मैं कहूंगा कि ये समझ लीजिए पेपर आपका बहुत शानदार जाएगा। जितने भी सवाल होंगे हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के, मैं कहूंगा सभी क्वेश्चंस आपको आते हुए होंगे। लेकिन जीएस की बात करते हैं तो जीएस में अगर आप साथियों 20 में से 13, 14 या 12, 13 का स्कोर कर देते हैं तो मैं कहूंगा ठीक ठाक आपका स्कोर है। ठीक है ना। चलिए, तो कुल मिला के साथियों क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पूछा जा रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से दिए गए वाक्य का कौन सा शब्द अशुद्ध है। देखिए, अस्वस्थ बच्चे को सदैव पौष्टिक आहार देना चाहिए। यहां पर अस्वस्थ बच्चे को बिल्कुल सही लिखा है, पौष्टिक। ये देखिए, ये आहार लिखा हुआ है, आहार नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए था साथियों? आहार होना चाहिए। तो मैं कहूंगा त्रुटि कहां पर है, अशुद्धि कहां पर है? ऑप्शन नंबर सी वाले शब्द में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि गीता की आकांक्षा थी कि उसके पिता उसे आज घुमाने ले जाते हैं, या गीता की अभिलाषा थी या गीता की इच्छा थी कि उसके पिता आज घुमाने ले जाते, या गीता की कामना थी। तो मैं कहूंगा यहां पर कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला शब्द आएगा और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, जौ का साथियों तत्सम क्या होता है, मुझे बताइए। तो जौ का तत्सम आप लोग ध्यान रखेंगे यव होता है। क्या होता है साथियों? जौ का तत्सम रूप यव होता है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, जो डांडी है ना, डांडी, ये कैसा शब्द है? ये एक विदेशज शब्द है। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, यानी कि 4 वाक्य आपको दिए गए हैं। इन 4 वाक्यों को पढ़ना है और आपको बताने कि कौन सा वाक्य साथियों बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए कि उन्हें इतनी रॉयल्टी मिलेगी, लेखक और प्रकाशक में हुआ करार। देखिए, ये तो क्रम ही सही नहीं है यहां पर। ठीक है, लेखक और प्रकाशक में हुआ करार के उन्हें इतनी रॉयल्टी मिलेगी, ये भी सही नहीं है, क्रम नहीं सही है। करार हुआ के उन्हें इतनी रॉयल्टी मिलेगी लेखक और प्रकाशक में, या लेखक और प्रकाशक में करार हुआ कि उन्हें इतनी रॉयल्टी मिलेगी। तो मैं कहूंगा ये जो ऑप्शन नंबर डी वाला ऑप्शन है, इसकी जो क्रम है ना वो बिल्कुल सही है। बाकी इन तीनों में साथियों सही नहीं था। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। देखिए कि सही लोकोक्ति का आपको चयन करना है, मुझे बताइए। देखिए, कहने से धोबी घोड़े पर नहीं चढ़ता, ये सही थोड़ी ना है। कहने से धोबी हाथी पर नहीं चढ़ता, ये भी नहीं है साथियों। अगर बात करें कहने से धोबी ऊंट पर नहीं चढ़ता, ये भी नहीं सही लोकोक्ति है। कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता, बिल्कुल धोबी और गधा यहां पर साथियों ये आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि शिव को पति के रूप में पाने के लिए सती ने उपासना की, अर्चना की, आराधना की या पूजा की, क्या आना चाहिए? तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर आराधना शब्द आना चाहिए, यानी कि शिव को पति के रूप में पाने के लिए सती ने आराधना की। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि गोधूम का तद्भव रूप क्या होगा, बताइए। तो गोधूम की अगर बात करें, गेहूं को ही तो कहा जाता है, बस साथियों ये आपका तद्भव है और गोधूम आपका तत्सम शब्द है। उसके बाद देखिए, झंडू की अगर बात करें, लिखा हुआ है झंडू औषधालय में च्यवनप्राश और शंख पुष्पी आसव लाना है। ठीक है, या प्रयोगशाला से या चिकित्सालय से या आयुधशाला से, क्या आपका होगा साथियों? आंसर मुझे बताइए। चलिए, देखिए यहां पर औषधालय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? औषधालय साथियों यहां पर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, खाली जगह में। अगला देखिए कि निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया किस वाक्य में प्रयुक्त हुई है, फटाफट साथियों बताइए। चलिए, देखिए कभी भी अगर एक क्रिया खत्म होने पर दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है तो वहां पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। टहलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहां पर नहीं है। ठीक है, एक ही क्रिया है, देख पा रहे हैं। पड़ोसियों से बराबर मिलते जुलते रहें, यहां पर भी नहीं है साथियों। ठीक है ना। उसके बाद मैं चल सकता हूं, इसमें भी एक ही क्रिया है। उसके अलावा वह भोजन कर नहाया, एक तो कर भोजन किया उसने, करा एक क्रिया, और नहाया दूसरी क्रिया। तो मैं कहूंगा इसमें 2 क्रियाएं हैं, यानी कि एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो गई है, तो ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। अगला सवाल देखिए
करके प्रतिकूल होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होता है? एग्जाम में देखिए सटीकता से सवाल आएंगे, एग्जाम में सवाल तो आपके यहीं से आएंगे, लेकिन आपने अगर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की होगी, बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ाई की होगी, तो मैं कहूंगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। वरना ये समझ लीजिए साथियों कि कोई फायदा नहीं आपको पढ़ने का। अगर आपका ध्यान कहीं और है और आप इस वीडियो को वॉच कर रहे हो, तो मैं कहूंगा अभी आप साथियों जा सकते हैं, क्योंकि मुझे सिलेक्शन देना है ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मेरे ऊपर भी टेंशन है कि मुझे सिलेक्शन देना है ज्यादा से ज्यादा। अब पढ़कर मैं कंटेंट आपको अच्छा दे रहा हूं, क्वेश्चंस वही दे रहा हूं जो एग्जाम में आएंगे। अब उसको आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप उसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो कोई और तो पढ़ ही रहा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरा मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा, मुझे सिलेक्शन देना है, आपका हो चाहे आपके पड़ोसी का हो चाहे आपके मित्र का हो, या अगर तीनों सही से पढ़ोगे तो तीनों का हो जाएगा। तकरीबन अगर बात करते हैं साथियों, जो इससे पहले आपका फरवरी 2024 में एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने साथियों क्लासेस डाली थी, मॉडल पेपर खूब पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। तो ये समझ लीजिए साथियों हजारों के हिसाब से वहां पर सिलेक्शन हुए, हजारों के हिसाब से बच्चा वहां से निकला है। तो अब अगला नंबर साथियों आपका है, अगर आप मेहनत से पढ़ेंगे तो आपका भी बहुत आराम से उन्हीं बच्चों की तरह सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए यानी प्रतिकूल होना, इसका मतलब क्या होता है? आंख उठाकर ना देखना, नहीं आंखें फेर लेना। क्या? आंखें फेर लेना यानी कि प्रतिकूल होना, यह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए, कुबेर का पर्यायवाची, ये सवाल बहुत आपसे पूछा जाता है। तो कुबेर के पर्यायवाची की अगर साथियों हम लोग बात करें, कुबेर का पर्यायवाची क्या क्या होता है साथियों मुझे बताइए। धनेश की अगर बात करें, धनेश ये है, ये कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा, और नरेश की अगर बात करें, नरेश भी कुबेर का पर्यायवाची हो जाएगा। ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला देखिए कह रहे कि वाक्य विन्यास की दृष्टि से शुद्ध वाक्य बताइए, यानी कि 4 वाक्य आपको दिखाई दे रहे हैं, शुद्ध वाक्य आपको बताना है। चाबुक से उसके शरीर पर पड़े हुए निशान अब दिखाई दे रहे हैं, ये सही वाक्य होगा। या अब दिखाई दे रहे थे उसके शरीर पर पड़े हुए निशान चाबुक से, यहां पर क्रम नहीं सही है। अब दिखाई दे रहे थे चाबुक से शरीर पर पड़े हुए निशान, उसके क्रम नहीं सही है। चाबुक से अब दिखाई दे रहे थे उसके शरीर पर पड़े हुए निशान, यहां पर भी क्रम नहीं सही है। मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाले में जो वाक्य, यहां पर क्रम बिल्कुल सही है पूरे वाक्य का, यानी कि चाबुक से उसके शरीर पर पड़े हुए निशान अब दिखाई दे रहे थे, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहां पर हम लोग देखेंगे सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस, ठीक है ना। चलिए तो साथियों मैंने हिंदी के यहां पर किसी वजह से 20 क्वेश्चन तो नहीं ले पाया, लेकिन 15 क्वेश्चन साथियों लिए। चलिए अगला देखिए करके, सोनल मानसिंह एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जिनका संबंध किससे, यानी कि ये विशेषज्ञता जो इन्होंने हासिल की थी वो साथियों किस में हासिल की थी? तो भरतनाट्यम और ओडिसी में नृत्य में साथियों इनको एक तरीके से एक्सपर्टीज है, यानी कि विशेषज्ञ हैं ये एक तरीके से माना जाए। कौन? सोनल मानसिंह। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए साथियों, वो क्वेश्चन है जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चलिए तो कौन सा नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित नहीं है? तो आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नृत्य किया जाता है। तो मैं कहूंगा सैला नृत्य कहां किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। पांडवानी नृत्य कहां किया जाता है? छत्तीसगढ़ में। पंथी नृत्य कहां पर किया जाता है साथियों? छत्तीसगढ़ में। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन भगोरिया नृत्य की अगर बात करते हैं तो ये तो महाराष्ट्र में किया जाता है। कहां पर किया जाता है? महाराष्ट्र में। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि असम का सबसे महत्वपूर्ण उत्सव कौन सा है बताइए। फटाफट साथियों आपका राइट आंसर आना चाहिए, यानी कि असम की। देखिए बिहू की अगर बात करें तो बिहू जो है ना, ये असम का एक उत्सव है जो आपसे बहुत पूछा जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर करके, किस देश ने सबसे अधिक बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप जीता है? तो किसने जीता है? अपने भारत ने जीता है। अगला देखिए 2011 क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किसने की थी? तो भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश ने की थी। ये भी आपको मतलब संयुक्त मेजबानी की थी, उस समय संयुक्त मेजबानी की गई थी। अगला देखिए कह रहे कि अल्बाट्रॉस शब्द प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल में इस्तेमाल किया जाता है? फटाफट साथियों आप लोग बताइए। देखिए आपसे कोई भी शब्द दे दिया जाता है एग्जाम में और 4 खेलों के नाम दे दिए जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि भैया इस शब्द का इस्तेमाल किस खेल में किया जाता है। तो ऐसे सवाल साथियों बहुत आपके समझ लीजिए पूछे जाते हैं, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर बात करें अल्बाट्रॉस शब्द की अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल साथियों गोल्फ के खेल में होता है। कौन से खेल में होता है साथियों? गोल्फ के खेल में होता है। ये आप सभी लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अच्छा एक और शब्द होता है फेयरवे। क्या अगर बात करते हैं साथियों फेयरवे शब्द का इस्तेमाल किस खेल में होता है? तो गोल्फ के खेल में ही होता है। और एक ईगल आपने सुना होगा, ईगल शब्द का इस्तेमाल साथियों किस खेल में होता है? तो गोल्फ के खेल में ही होता है।
निम्नलिखित में से वो व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवनाम प्रिय, यहां पर प्रिय होना चाहिए, देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी भी कहा जाता है। तो किसको साथियों इन नामों से जाना जाता है? अशोक को, यानी कि मौर्य सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे किस यामोत्तर या देशांतर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा जाता है। देखिए कभी आपके सामने अगर ऐसे लिखा हो साथियों 82 डिग्री और 30, यानी कि पूर्वी देशांतर लिखा हुआ हो, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? यही हो जाएगा। तो 82, ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारत में खनिजों में सबसे समृद्ध पठार जो है उसका क्या नाम है? तो मैं कहूंगा सबसे समृद्ध पठार जो है वो छोटा नागपुर का पठार है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना? मैं कहूंगा चौथी पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि किस सुधारक ने वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया? ये सवाल आपके बहुत एग्जाम में साथियों आया है। मैं कहूंगा दयानंद सरस्वती के द्वारा ही वेदों की ओर लौटो ये नारा दिया गया था। किसके द्वारा? दयानंद सरस्वती के द्वारा। अगला देखिए, भारत के प्राचीनतम ग्रंथ यानी कि नाट्य शास्त्र का संकलन निम्नलिखित में से किसने दिया? बताइए। तो किसके द्वारा दिया गया? मैं कहूंगा भरत मुनि के द्वारा ही नाट्य शास्त्र का संकलन दिया गया। राइट आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से अनुच्छेदों में से सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अवसर की, क्या रोजगार के मामले में अवसर की समानता का जिक्र कौन से अनुच्छेद में किया गया? तो मैं कहूंगा अनुच्छेद 16 में किया गया। क्या अनुच्छेद 16 में साथियों किया गया है? ये आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। अगर यहां पर बात करते हैं साथियों अनुच्छेद 14 की, तो कानून के समक्ष समानता, यानी कि कानून के अगर आपसे पूछे कि कानून के समक्ष समानता, क्या कानून के समक्ष समानता, ठीक है, कानून के समक्ष समानता की अगर बात करते हैं तो यह अनुच्छेद 14 में इसका जिक्र किया गया है। या अगर अस्पृश्यता के उन्मूलन की अगर बात करते हैं तो इसका जिक्र अनुच्छेद 17 में किया गया है, यह आपको मालूम होना चाहिए। अगर अनुच्छेद 15 की बात करते हो तो देखिए जाति हो गया या लिंग हो गया या जन्म स्थान हो गया, इनके आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो साथियों इसके बारे में किया गया, किसके में जिक्र किया गया? अनुच्छेद 15 में किया गया है। और रोजगार के मामले में अवसर की समानता से संबंधित जिक्र जो किया गया वो अनुच्छेद 16 में किया गया है, आपको मालूम होना चाहिए। आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है, तो किस मिट्टी की बात चल रही है? तो अगर आपके एग्जाम में साथियों ये सवाल आए तो आपको शुष्क मिट्टी बतानी, यानी कि शुष्क मृदा ये आमतौर पर बनावट में रेतीली और प्रकृति में खारी होती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला सवाल देखिए, यानी कि कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, यानी कि कौन सा प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? तो मैं कहूंगा साथियों ये बिक्री कर जो है ना, ये साथियों अप्रत्यक्ष कर है, ये भी है और ये भी है, लेकिन आयकर की अगर बात करते तो ये साथियों प्रत्यक्ष कर है। तो इसलिए सही जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, विंबलडन पुरुष वाला। 2024 में विंबलडन पुरुष और महिला एकल खिताब किसने किसने जीता था? यानी कि पुरुष की अगर बात करें तो एक तरीके से साथियों कार्लोस अल्कराज ने जीता था, और महिला की बात करें तो बारबोरा क्रिजिकोवा ने जीता था। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी है वह कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, करके केरल विधानसभा के द्वारा हाल ही में पारित प्रस्ताव के अनुसार केरल राज्य का नया प्रस्तावित नाम क्या है? तो क्या इसका नाम साथियों है केरलम है, ये आपको मालूम होना चाहिए। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। उसके बाद देखिए, प्रेम सिंह तवान ने जून 2024 तक कौन से कार्यालय के लिए सिक्किम के मुख्यमंत्री के रूप में साथियों शपथ ली है? तो मैं कहूंगा दूसरे कार्यकाल के रूप में साथियों शपथ ली है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला सवाल देखिए, यानी कि जून 2024 तक नरेंद्र मोदी के कैबिनेट 3.0 में कितने कैबिनेट मंत्रियों ने शपथ ली थी? तो मैं कहूंगा 30 मंत्रियों ने साथियों शपथ ली थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर किसके साथ साथियों? ऑप्शन नंबर सी के साथ। अब यहां पर अगर बात करें साथियों, आपके सामने साथियों कौन से क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं? रीजनिंग के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो पहला सवाल साथियों रीजनिंग का है। देखिए इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, रीजनिंग के क्वेश्चंस को और मैथ के क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा। तो कहने के एक निश्चित कूट भाषा में LRUP को RXAV लिखा जाता है और उसी प्रकार CILG को IORM लिखा जाता है। तो आपको बताना है HNQL को साथियों क्या लिखा जा सकता है? फटाफट बताइए। देखिए L होता है 12 पर, R होता है 18 पर, U होता है 21 पर, P होता है 16 पर। R होता है 18 पर, X होता है साथियों 24 पर, A 1 पर होता है, V 22 पर होता है। अब देखिए यहां पर क्या लॉजिक लगा है, देखिए
ये 12 से 18 हुआ है तो मैं कहूंगा 6 बढ़ाया गया है। ये 18 से 24 हुआ है, यहां पर भी 6 बढ़ाया गया है। और 21 से 1 हुआ, इसका मतलब है 26 तक 5 और 1, यानी कि यहां पर भी 6 बढ़ाया गया है। और ये 16 से 22 हुआ, यानी कि यहां पर भी 6 बढ़ाया गया है। तो लॉजिक साथियों आप समझ चुके होंगे, यानी कि सभी में 6 बढ़ाया जा रहा है। क्या इसमें 6 बढ़ाया जा रहा है? जी 7 पर होता है, M 13 पर होता है, बिल्कुल साथियों 6 बढ़ाया जा रहा है। तो H 8 पर होता है, N 14 पर होता है, Q 17 पर होता है, L 12 पर होता है। अगर 8 में आप 6 बढ़ाओगे तो साथियों 8 में 6 बढ़ाओगे 14 आ जाएगा, 14 पर N होता है। 14 में 6 बढ़ाओ जाओ 20 आ जाएगा, 20 पर T होता है। 17 में 6 बढ़ाओगे 23 आ जाएगा, 23 पर W होता है। और 12 में 6 बढ़ाओगे 18 आ जाएगा, 18 पर R होता है। तो NTWR कहां पर लिखा हुआ है? NTWR साथियों ऑप्शन नंबर NTWR ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल अब आप लोग देखिए और फटाफट बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, बताइए। चलिए, तो लिखा हुआ 1 जनवरी 2013 को बुधवार था, तो 2 जनवरी 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? साथियों फटाफट आप लोग यहां पर मुझे बताइए। चलिए देखिए, 1 जनवरी से क्या हो गया साथियों? 2 जनवरी हो गया। और सप्ताह का कौन सा दिन था साथियों? बुधवार था। ठीक है ना, यहां पर इतनी बात साथियों क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। देखिए अब यहां पर अगर बात करें, आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि अगर 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी को अगर कोई सा भी दिन है, मान लीजिए साथियों रविवार है, क्या रविवार है, तो अगर एक साल बाद की बात करें, यानी कि 31 दिसंबर की बात करें, तो 31 दिसंबर को भी साथियों रविवार ही होता है। पहला पॉइंट यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। पहला पॉइंट यहां पर आप लोग क्या रखेंगे साथियों? यहां पर आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए अब अगर बात करते हैं साथियों, अब अगर यहां पर एक और दिन हम बढ़ाए तो क्या हो जाएगा साथियों? तो यहां पर क्या हो जाना चाहिए? मैं कहूंगा साथियों सोमवार हो जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करें, लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है? 2 जनवरी को, यानी कि अब हम इसी को एग्जाम्पल अगर बनाते हुए चले, इसी को एग्जाम्पल बनाते हुए चले, क्या कि 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 2013 को अगर क्या है साथियों? बुधवार है। क्या कौन सा दिन है साथियों? अगर बुधवार है तो मैं कहूंगा 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? यही दिन होगा, यानी कि बुधवार होगा। बुधवार होगा, तो इतना तो आपको मालूम है। 31 दिसंबर 2013 के बाद क्या आएगा? 1 जनवरी 2014 आ जाएगा। तो 1 जनवरी 2014 को इसके अगला दिन होगा, यानी कि साथियों गुरुवार होगा। यह भी आपको मालूम है। यहां पर पूछा जा रहा है 2 जनवरी 2014 को क्या दिन होगा? तो 2 जनवरी 2014 को साथियों क्या दिन होगा? गुरुवार के बाद क्या आता है? मैं कहूंगा शुक्रवार आता है। तो आंसर आपका आ चुका है। पूछा जा रहा था 2 जनवरी 2014 को कौन सा दिन होगा? तो शुक्रवार होगा। शुक्रवार अगर आपका जवाब है तो मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि यदि जोड़ को दर्शाता है, यानी कि ए की अगर बात करें, ए जोड़ को दर्शाता है, तो जो साथियों कहा गया है वो हम लोग यहां पर देख लेते हैं। तो ए की बात जो की गई है, ए जहां पर देखिए जोड़ लगा देना, प्लस लगा देना। बी अगर आपको जहां पर दिखे गुणा लगा देना। सी जहां पर आपको दिखे घटाना, माइनस लगा देना। और डी आपको जहां पर दिखे साथियों तो भाग लगा देना। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लो। 4 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया, ब्रैकेट में 72 हो गया, और साथियों 6 हो गया। इसको कैलकुलेट करके आपको बताने क्या आएगा। देखिए बी है, बी का मतलब गुणा है, गुणा हो गया। ए का मतलब प्लस है, प्लस हो गया। सी का मतलब माइनस माइनस हो गया। डी का मतलब डिवाइड है, डिवाइड हो गया। इसको अगर कट करोगे ना तो 6 कम 6, 6 दूना 12, यानी कि इसकी जगह पर पूरा 12 आ चुका है। ठीक है, अब अगर बात करें साथियों 12 चौक 48, यहां पर 48 प्लस ये 18 आ गया। तो इन दोनों को अगर जोड़ोगे 8 8 16 हो गया, और ये 5 और ये 66 में से 12 घटा दो, कितना बचेगा? 4 और 5 यानी कि 54 बचेगा। तो 54 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी वाले में है। तो जिनका आंसर, जो लोग भी यहां पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, इस सवाल को देखिए करके उस विकल्प का चयन करिए जो मतलब कुल मिला के आपको जैसे डिक्शनरी में लिखा जाता है ना, ये वैसे आपको बताने। तो इसमें सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा लेटर आएगा? ओबी आएगा। देखिए ओबी तो सब में ही लिखा हुआ है, तो ओबी जे पहले आएगा या ओबी ई पहले आएगा? तो मैं कहूंगा ई पहले आएगा। ई पहले आएगा या एल पहले आएगा? तो ई पहले आएगा। ठीक है, या उससे पहले देखिए सबसे पहले तो यहां पर ये ई आता है, ई आता है ना, ओबी ई ये भी हो गया, ओबी ई ये भी हो गया। लेकिन यहां पर वाई है, यहां पर डी है, तो मैं कहूंगा डी पहले आता है। तो 4 सबसे पहले आ जाएगा, 4 आपका सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद ये आएगा। ठीक है ना, तो 2 हो गया। अब कौन सा बच्चा? ओबी एल आई पहले आएगा या ओबी एल आई? अच्छा, ओबी एल आई जी ए यहां पर भी है, ओबी एल आई जे यहां पर भी है। जे तो 10 नंबर पर आता है ना, एल आपका 12 पर आता है, तो मैं कहूंगा ये तो पहले आएगा, ये आ गया। अब 2 या 5 कौन सा पहले आएगा? देखिए ओ बी एल आई जी ए टी
TO, अब देखिए I पहले आता है, O बाद में आता है ना, तो ये 3 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो 421 35 कहां पर लिखा हुआ है? 421 35 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है साथियों। इस सवाल की अगर बात करें क्या लिखा हुआ है, करेंगे निश्चित भाषा में WASTE को साथियों 60 लिखा जाता है और BRANDE को 84 लिखा जाता है। तो उसी प्रकार इन लेटर्स को साथियों क्या लिखा जा सकता है? 128, 132, 120 या 148। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम इन लेटर्स को जोड़ते हैं, क्या इन लेटर्स की अगर बात करें जोड़ते हैं, तो ये तो 23 पर आ जाएगा, फिर यही 20 पर आ जाएगा, ये सब मिला के 60 से कहीं ज्यादा यानी कि 100 के आसपास बनेगा। तो 100 से 60 ये मुझे समझ में नहीं आया। एक काम करते हैं साथियों, 1 2 3 4 5, यहां पर 5, अगर 5 लेटर है ना, तो 5 की गुणा अगर हम 12 से करते हैं तो ये हमें 60 मिल जाता है ये वाला। यहां पर कितने? 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम साथियों 7 है तो 7 की गुणा अगर 12 से करते हैं, 12 7 84 होता है। ये देखिए 84 आ गया है। तो अब इसको करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 की गुणा साथियों 12 से करते हैं तो 132 ही तो आता है। तो मैं कहूंगा 132 कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि एक ही पासे की दो स्थितियां आपके सामने दर्शाई गई है। बिल्कुल कह रहे कि जब एक संख्या, ठीक है, जब संख्या एक शीर्ष पर हो तो सबसे नीचे संख्या कौन सी होगी, यानी कि एक का आपको साथियों विपरीत बताना है कौन सा होगा। देखिए एक कहां पर है? एक साथियों आपको यहां पर दिख रहा है और उसके अलावा 4 आपको यहां पर दिख रहा है, 6 आपको यहां पर दिख रहा है। अच्छा 4 और 6 यहां पर भी है, 4 और 6 यहां पर भी है। तो रूल कहता है कि अगर दो सेम नंबर हो, दो अलग अलग पासों में, तो जो साथियों बचे हुए नंबर होते हैं वो दूसरे के विपरीत होते हैं। यानी कि एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और एक का विपरीत पूछा गया तो मैं कहूंगा 5 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल, ये साथियों क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। इस सवाल को जरा देखिए और फटाफट बताइए मुझे आंसर क्या होगा। देखिए इसको साथियों आपको ध्यान रखना है। क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि यदि m + v @ p - u है तो m u से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि आपको बताने कि u क्या कहेगा m को। देखिए m + u का मतलब क्या, m + v का मतलब क्या है? q + r इसको हम कहते हैं। देखिए q + r का मतलब यह है, अगर कहीं पर प्लस लिखा होगा तो उसको कहा जाएगा कि q r का पति है। अब q ये हो जाएगा, r ये हो जाएगा, यानी कि कहा गया है कि q r का पति है। इसका मतलब ये हुआ साथियों कि m v का पति है। क्या कहा गया है? m जो है ना v का पति है। तो ठीक है साथियों, m जो है ना ये v का पति बना दिया हमने। ठीक, इतनी बात क्लियर है, m v का पति हो जाएगा। उसके बाद @ है, @ कहां पर है? यहां पर है। देखिए q r की पुत्री है, यानी कि v p की पुत्री है। तो v जो है ना साथियों ये p की पुत्री है। ठीक है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए, ये उनकी मम्मी हो गई v की। उसके बाद माइनस वाला देखिए जरा, करके q r का पिता है, यानी कि p u का पिता है। तो p की अगर बात करें साथियों, p जो है ना p ये u का पिता है, तो मैं कहूंगा u यहां पर आ जाएगा, यानी कि ये दोनों अपने आप भाई बहन हैं, ये उनकी माता जी हैं और ये कौन है? ये v का पति। तो पूछा क्या जा रहा है u से किस प्रकार संबंधित है m, यानी कि u क्या कहेगा m को? तो u की ये बहन हुई, बहन के पति को क्या कहा जाता है? बहन का पति यहां पर लिखा हुआ है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ ही जाएगा। अब इस सवाल को देखिए, आपको इसको देखिए उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति सन्निहित है, यानी कि इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देता हूं। देखिए अब आपको यहां पर क्लियर थोड़ा सा दिख रहा होगा। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं कि यहां पर आखिर कैसे ये सवाल होगा, देखिए जरा, देखिए ये जो आपको आकृति दिख रही है ना, आपको बताने की ये आकृति यहां पर है, यहां पर कहीं पर छुपी हुई होगी। क्या यहां पर छुपी हुई है ये आकृति, या यहां पर है साथियों, या यहां पर है? देखिए आप सबसे पहले ये देखिए, ऐसा करके ट्रायंगल, और घुमा नहीं सकते आप इसको, ठीक है, ऐसा करके ट्रायंगल कहां पर बनाए? मुझे तो यहां पर तो नहीं नजर आ रहा ऐसा करके ट्रायंगल कहां पर बनाए। देखिए आपको नजर आ रहा है क्या? ठीक है, ऐसा एक ट्रायंगल और ऐसा उसी के साथ एक ऐसा ट्रायंगल और एक ऐसा ट्रायंगल, इसमें भी ऐसा नहीं नजर आ रहा है, इसमें भी नहीं। इसमें की अगर बात करें साथियों, देखिए इसमें ये आपका हो गया, एक आपका ये ऐसे करके ट्रायंगल बन गया, और ये जस्ट उसके पास में एक ऐसा ट्रायंगल भी हमें मिल गया, और जस्ट उसके पास में एक ऐसा ट्रायंगल भी मिल गया। तो मैं कहूंगा ये चीज कहां पर अंतर्निहित है? ऑप्शन नंबर डी वाले में अंतर्निहित है। तो ये क्या होगा? ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल, कहने के साथियों शकरकंद का संबंध जैसे जड़ से है, इसको ना पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है। शकरकंद का जैसे जड़ से संबंध है, वही इन चारों ऑप्शन में किसका किससे संबंध होगा बताइए। शकरकंद एक जड़ होती है कहीं ना कहीं, तो गेहूं क्या एक दाल होता है? मैं कहूंगा नहीं। काली मिर्च क्या मसाला होती है? दूध क्या प्रोटीन होता है? मक्खन क्या दूध होता है? तो मैं कहूंगा काली मिर्च जैसे मसाला है, वैसे ही शकरकंद एक जड़ है। तो आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, देखिए यानी कि 6 व्यक्ति हैं, राज, श्रुति, प्रिया, मोहन, अजीत और गीत। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर अंदर के
ठीक है, अंदर के सम्मुख बैठे हैं। तो मैं कह सकता हूं साथियों ये वर्ताकार मेज होगी, 6 लोग हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 लोग की जगह बना दी बैठने की। करके मोहन प्रिया के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। तो अगर मान लेते हैं साथियों मोहन यहां पर बैठा है, तो क्या कहा जा रहा है साथियों, मोहन प्रिया के दाएं से, ठीक है ना। तो प्रिया कहां पर बैठेंगे, प्रिया आपकी यहां पर बैठी हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिया के दाएं से दूसरे। अब मोहन को कहीं बैठाल दो प्रिया, ठीक है, मोहन को कहीं बैठाल दो, आंसर आपका सेम ही आएगा। तो प्रिया के दाएं से दूसरे स्थान पर मोहन बैठा है, प्रिया के दाएं से दूसरे स्थान पर मोहन बैठा है। उसके बाद करके और प्रिया राज के बाएं से तीसरे पर बैठी है। प्रिया जो है ना, प्रिया कह रहे प्रिया राज के बाएं से तीसरे पर बैठी है। तो अब राज को साथियों कहां पर बैठाना चाहिए, राज के बाएं से तीसरे पर बैठी। अगर राज को हम यहां पर बैठा दें तो राज का बायां ये होगा 1 2 3, बिल्कुल ये भी सही बैठ गया। करके अजीत मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, अजीत मोहन के दाएं से, मोहन का दायां इधर होगा, यानी कि अजीत की बात करें तो अजीत यहां पर बैठ जाएंगे, ठीक है। अजीत मोहन के दाएं से दूसरे स्थान पर है, ठीक है। और गीत मोहन का पड़ोसी नहीं है, गीत जो है ना, यानी कि गीत यहां पर नहीं बैठेगा, जाहिर सी बात है साथियों गीत यहां पर बैठेगा, ठीक है। गीत के दाएं से चौथा कौन है, तो गीत के दाएं से चौथा कौन है, 1 2 3 4, चौथा कौन है, मैं कहूंगा राज है। तो राज यहां पर साथियों आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर सी है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, नंबर सीरीज वाला सवाल है साथियों। ये सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, ठीक है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पर अगर आधारित आपसे सवाल पूछ लिया जाए तो आप इस सवाल को कैसे करेंगे, देखिए इसको सबसे पहले यहां पर लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 325 271 और 226, और उसके बाद आपको बताना है कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। और उसके बाद 163 है, और उसके बाद 145 है, और उसके बाद 136 है। देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा अगर माइनस करने की कोशिश करें कि 325 में से 271 को घटा दें साथियों, तो कितना बचेगा मुझे बताइए। 5 में से 1 जाएगा तो साथियों 4 बचेगा, 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा, 5, यानी कि 54 घटाया, 325 में 54 घटाया तो 271 आया है। अगर इसकी बात करें 271 में से 226 कैसे आए, तो 11 में से अगर 6 जाएगा मैं कहूंगा 5 आएगा, और यहां पर 4 बच जाएगा। अब यहां पर क्या आएगा वो आपको बताना है। यहां पर मैं आपको बता देता हूं, 163 में से 145 अगर घटा दें, सॉरी 163 मतलब इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, तो 13 में से अगर 5 जाता है, क्या 13 में से अगर साथियों 5 जाता है तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, और ये 15 हो जाएगा, और यहां पर 1 आ जाएगा, ठीक। इसकी अगर बात करें तो 9 आएगा। अब आप देख रहे हैं 54 45 18 9, क्या ये 9 का पहाड़ा नहीं लिखा हुआ पूरा, अरे भाई 9 एकम 9, 9 दूना 18, ठीक है। अगर यहां पर 9 तियां 27 कर दें, देखिए यहां पर 9 तियां 27 कर दें और 9 चौक 36 कर दें, तो 9 पंजे 45, 9 छंग 54, यानी कि हमें मिल चुका है साथियों। तो मैं कहूंगा 226 में हमें 36 जोड़ना होगा, 6 6 12 हो जाएगा, 1 आ गया साथियों, 2 और 3 आपका कितना 5, और 1 6 आ गया, और 2 यानी कि 262 यहां पर आ गया। क्या ये तो इससे ज्यादा होगा, ऐसा ना कोई मिस्टेक मुझसे हो गई हो। देखिए 226 में अगर हम यहां पर क्या जोड़ दें, अच्छा घटाना है, सॉरी भाई घटाना है इसको, ठीक है ना, घटाना है। तो 6 में से 6 जाएगा 0 बचेगा, 22 में से 3 जाएगा तो साथियों 19 बचेगा, यानी कि 190 यहां पर आ चुका है। अब अगर 190 में 27 घटाएं और 163 आ जाए तो हमारा आंसर यही है, 190 है। 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, 18 में से 2 जाएगा 16 बचेगा, यानी कि 190 हमारा 100% आंसर सही है। अब सही है तो मैं कहूंगा यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कथन और निष्कर्ष वाला साथियों ये सवाल है। देखिए कहने के सभी कलम पुस्तकें हैं, तो जितनी भी साथियों कलम है, मान लीजिए कलम की अगर बात करें ये पेन हो गई, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं, सभी कलम यानी कि सभी पेन जो है ना, ये सभी पेन क्या हो गई, सभी पेन आपकी किताबें हो गई, यानी कि सभी पेन आपकी बुक्स हो गई, ठीक है। उसके बाद कहने के सभी पुस्तकें उपन्यास हैं, यानी कि सभी बुक्स की अगर बात करें क्या हो गई, नॉवेल हो गई। सभी बुक्स की अगर बात करें उपन्यास यानी कि नॉवेल होगा, और सभी उपन्यास अच्छे हैं, यानी कि सभी नॉवेल की जब हम बात करते हैं तो साथियों ये कैसे हैं, ये मैं गुड कह सकता हूं। चलिए अब निष्कर्ष की जब हम बात करते हैं और देखते हैं कि कौन सा निष्कर्ष सही है करके, कुछ उपन्यास कलम है, कुछ उपन्यास कलम है, उपन्यास कहां पर है, नॉवेल, बिल्कुल साथियों कुछ उपन्यास कलम है, बिल्कुल इतने उपन्यास कलम है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी पुस्तकें अच्छी हैं, बिल्कुल सभी पुस्तकें भी अच्छी हैं, सभी पेन भी अच्छे हैं, सभी नॉवेल भी अच्छी हैं, क्योंकि ये सब गुड के अंतर्गत आ रहा है, अच्छे के अंतर्गत आ रहा है, तो ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि ऐसा कहां लिखा हुआ है, निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, इसको मैं आपको समझा देता हूं। देखिए यहां पर क्या करना है, कह रहा है कि आपके सामने अगर एक ऐसा चौकोर पेज आपको दिया जाता है, अगर इस पेज की अगर बात करें
इस पेज की बात करते हैं साथियों, इस वाले पार्ट को मोड़ा जाता है और यहां पर आ जाता है और अब आपके सामने एक ऐसी ये चीज आपके सामने कैसी, अब आपका ये टुकड़ा आ गया, मतलब एक चौथाई, इस पूरे कागज का एक चौथाई हिस्सा आपके पास आ गया और यहां पर एक ऐसा कट लगाया जाता है, ये कागज बाहर निकाल लिया जाता है ट्रायंगल। तो कह रहे कि अब आपके पास जो इसको ओपन करने पर आकृति आएगी वो कैसी आएगी, बस इतनी सी बात आपसे यहां पर साथियों पूछी जा रही है। देखिए मैं कहूंगा जब ये ट्रायंगल ऐसे है तो यहां कहीं भी ट्रायंगल बनेगा, यहां कहीं भी ट्रायंगल बनेगा और यहां कहीं भी ऐसे ट्रायंगल बनेगा। तो ये आकृति आपको बताना है साथियों कहां पर, क्या यहां पर है? नहीं साथियों, क्या यहां पर है? बिल्कुल यहां पर है और यहां पर भी नहीं, यहां पर भी नहीं। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा और जिनका आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, कह रहे साथियों जैसे यानी कि जो संबंध 8, 540, 60 में है, जो संबंध 9, 70, 7 में है, तो वही संबंध इन 4 ऑप्शन में से किस ऑप्शन में होगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही। बताइए, देखिए मैं कहूंगा ये 8, ये 540, ये 60 आखिर बना कैसे है, उसी प्रकार 9 से 70 और ये 7 आखिर बना कैसे, हमें इतनी सी बात साथियों मालूम करना है। देखिए हमें ऐसा लग रहा है क्या कि ये 8 को और 60 को कुछ करके कैलकुलेशन करके 540 बनाया गया होगा। तो 6 छंग 36, 6 7 42, 6 48, यानी कि अगर हम 8 की गुणा 60 से करते हैं तो 480 आता है। कितना आता है साथियों? 480 आता है। अब 480 को 560 बनाने के लिए हमें इसमें 60 प्लस करना होगा, यानी कि हमें ये नंबर प्लस करना होगा। तो कितना आ जाएगा साथियों? 540 आ जाएगा। ठीक है कि यही लॉजिक इसमें लगा हुआ, यानी कि सबसे पहले 9 गुणा 7 की गुणा करिए जरा, इसकी 7 नीम कितना हो जाएगा? 63 हो जाएगा। ठीक है ना। अगर अब इसको प्लस में अगर हम ये वाला नंबर प्लस करते हैं और ये 70 आ जाता है तो हमारा लॉजिक बिल्कुल सही। बिल्कुल साथियों, अब देखिए यहां पर अगर बात करें 12 की गुणा 60 से करोगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ये आंसर हो ही नहीं सकता, गलत हो जाएगा। 8 की गुणा 7 से करोगे कितना हो जाएगा? 7 8 56 और 56 में 7 प्लस करने पर कितना आता है साथियों? 56, ठीक है 63 आता है। बिल्कुल साथियों 63 आता है। तो मैं कहूंगा जो लॉजिक यहां पर है वही लॉजिक ऑप्शन नंबर बी में है और यहां पर भी नहीं होगा, क्योंकि 9 की 12 से करोगे बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है 7 नीम ये भी बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला सवाल देखिए, इसको भी मैं साथियों जूम कर देता हूं। ठीक है, इसको भी मैं क्या कर देता हूं? जूम कर देता हूं। और यहां पर सवाल आपसे आखिर क्या पूछा गया ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए सबसे ये पहली आकृति, ये दूसरी आकृति, ये तीसरी आकृति, ये चौथी आकृति, आपको बताना है पांचवी आकृति कैसी बनेगी इन ऑप्शंस में से। देखिए सबसे पहले ये एक लाइन है, फिर यहां पर 2 लाइन हो गई, एक ऐसे और एक ऐसे, फिर ये साथियों 3 लाइन हो गई, 1 2 और 3, और फिर ये 4 लाइन होगी। तो अब बच्चा बता देना कि यहां पर 5 लाइन बनेगी। 5 लाइन कैसे बनेगी? मैं कहूंगा ऐसे कर देंगे, ये 4 हो जाएंगी लाइन, और एक ऐसे कर देंगे, 5 लाइन हो जाएंगी। यहां पर 4 लाइन है, ये आंसर नहीं हो सकता। अच्छा अब इन सभी में 5 लाइन है, एक बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब देखिए अब ये ई यहां पर है और ई यहां पर है, समझ रहे ना, मतलब ई को उल्टा कर दिया गया और सामने वाली पोजीशन कर दी गई उसी प्रकार। ठीक है, मतलब ये अपोजिट पोजीशन हुई, ई की जो ये पोजीशन है बिल्कुल उससे जस्ट अपोजिट पोजीशन है। अब यहां पर पी है तो यहां पर पी को जस्ट अपोजिट पोजीशन में कर दिया गया है। ठीक है ना। अब यहां पर जो करेंगे साथियों, अब जैसे अब ई है, अब जैसे पहली वाली ई थी ना, अब वैसे हम यहां पर बना देंगे, यानी कि ई आपकी यहां पर आ जाएगी। ठीक है, यहां पर पी है, यहां पर पी है, नहीं हो सकता। अब इसको देखिए, पी की ये पोजीशन है, अब पी की बिल्कुल अपोजिट पोजीशन ये आ गई, ई की ये पोजीशन है, ई की अपोजिट ये पोजीशन आ गई। तो मैं कहूंगा साथियों यहां पर पी की जो पोजीशन बनेगी वो पहली वाली बनेगी, ऐसी वाली। तो ये ऐसे करके ये कहां पर आपको दिख रहा है? मैं कहूंगा ऐसा ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और बताइए फटाफट आपका साथियों राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। चलिए भाई देखिए, यानी कि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए, यानी कि विषम संख्या के बारे में आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो देखिए साथियों सबसे अलग कॉन्सेप्ट किसमें लगा हुआ है बताइए। चलिए भाई, मतलब 110, 35, 140, 45, 130, 80, 25 क्या होगा साथियों इसका सही जवाब? एक बार आप लोग मुझे यहां पर बता दीजिए। मतलब करना यह है कि 110 से 35 बनाना है, 140 से 45 कैसे बना, ऐसे करके होगा। तो अगर मान लीजिए साथियों क्या अगर हम 110 में से 110 को 35 सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है इसका, कैसे बना सकते हैं? अगर हम 110 में से 5 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 105 आ जाता है। और इस 105 की भाग अगर हम 3 से करा देते हैं तो आता है 35। देखिए 3 पंजे 3 3 9 हो जाएगा, 1 जाएगा 15 हो गया, 3 पंजे 15 ये आ गया। उसी प्रकार इसको देखिए 140 में से अगर हम 5 घटा देते हैं तो 135 आ जाता है। 135 को अगर 3 से भाग कराते हैं तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 45 आ गया, ये 45 आ गया, ये 35 आ गया। इसकी अगर बात करते हैं साथियों, अगर हम 100 में से 5 घटाते हैं तो 95 आता है। 3 से अगर भाग करते हैं तो कितना आता है साथियों? ये नहीं होगा।
ठीक है, ये नहीं कट ही नहीं रहा है, तो मैं कहूंगा सबसे अलग यही है और सबसे अलग है साथियों, तो यही आपका क्या होगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और बताइए राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखिए लिखा हुआ है साथियों, यहां पर कोई लिखा हुआ है पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू केंद्र के सम्मुख एक वृत्ताकार घेरे में बैठे, यानी कि हमको क्या बनाना चाहिए, एक घेरा बनाना चाहिए। और कितने लोग हैं, मेरे हिसाब से 8 लोग हैं, तो 1 2 3 4 और ये 5 6 7 और ये 8 लोग हो गए। कह रहे कि पी जो है ना, पी ये टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम साथियों यहां पर बनाने की कोशिश करें, क्या पी को हम कहीं पर बैठा दे, पी को कहीं पर बैठा दीजिए, ठीक है। कह रहे कि टी के दाएं से दूसरे स्थान पर है। तो अगर साथियों हम यहां पर अगर बात करें, मान लीजिए टी को हम यहां पर बैठा ले, तो टी का, ठीक है ना, टी के दाएं से, तो टी के दाएं से पी यहां पर आ जाएगा, टी के दाएं से दूसरे स्थान पर पी है, बिल्कुल हो गया। कह रहे कि जो आर और वी का निकटतम पड़ोसी है। अब जो का मतलब पता क्या होता है, दूसरे वाले के लिए, दूसरा वाला यहां पर कौन सा है, ये है टी, पी और टी, पी पहला वाला, टी दूसरा वाला। तो टी की बात चल रही है, यानी कि आर और वी दोनों का निकटतम पड़ोसी है कौन, ठीक है, टी। यानी कि आर हो सकता हो यहां पर बना हो, ठीक है ना, और हो सकता हो वी यहां पर बना हो, लेकिन हो यह भी सकता है कि वी यहां पर बना हो और आर यहां, ठीक है, आर यहां पर बना हो, वी यहां पर बना हो, यह भी सकता है। लेकिन हमने इसको लिख लिया पहले, तो हम चलिए इसी को मान लेते हैं। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कह रहे हैं कि डब्ल्यू जो है ना, ये पी का पड़ोसी नहीं, यानी कि डब्ल्यू पी का पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू यहां पर नहीं आएगा, ठीक है। एस, यू और डब्ल्यू दोनों का निकटतम पड़ोसी, यानी कि यू और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी कौन है, एस है। चलिए यू और डब्ल्यू, ठीक है भाई, यू और डब्ल्यू अभी हम बैठा ले सकते हैं ना। कहने के यू है टी के बाएं से दूसरे स्थान पर, टी कहां पर है, टी यहां पर है। टी का बायां किधर होगा, टी के बाएं से दूसरे स्थान पर यू है, यानी कि यू आपका यहां पर बन जाएगा। और कहने के वी की अगर बात करें तो, सॉरी क्यू जो है ना, क्यू ये वी के दाएं से चौथे स्थान पर है, यानी कि वी कहां पर है, वी यहां पर है। तो वी के दाएं से चौथा स्थान क्या होगा, 1 2 3 4, यानी कि क्यू आपका यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। इतनी बात क्लियर है। अब इसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए। कह रहे कि टी के दाएं से दूसरे स्थान पर पी है, टी के दाएं से दूसरे स्थान पर पी है, बिल्कुल है। उसके बाद कह रहे कि जो आर और वी का निकटतम पड़ोसी है, बिल्कुल आर और वी का निकटतम पड़ोसी है टी। उसके बाद कह रहे कि पी का पड़ोसी नहीं है डब्ल्यू, पी का पड़ोसी डब्ल्यू नहीं है, इधर क्यू है इधर आर है। कह रहे कि यू और डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी है एस, यू और डब्ल्यू के बीच में आएगा एस, ठीक है, यू और डब्ल्यू, यू और अच्छा डब्ल्यू यहां पर कर दें, यू यहां पर है, तो बीच में साथियों क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, बिल्कुल। 8 थे, 8 बैठ गए। पूछा क्या जा रहा है, वी के निकटतम दाएं कौन है, तो वी के निकटतम दाएं साथियों टी होगा। तो मैं कहूंगा टी आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि टी है, बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए अगला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर, यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि अगर ए एन ई एफ डी क्यू डब्ल्यू को ए डी ई एफ एन क्यू डब्ल्यू बना दिया जाता है, तो आपको बताने के एन ओ एस वी एन बी एस को क्या क्या बनाया जा सकता है, यानी कि कौन से लेटर्स यहां पर आएंगे। देखिए जब आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इन लेटर्स को, तो आप देखेंगे कि जो यहां पर लेटर्स हैं वही लेटर साथियों सेम टू सेम यहां पर हैं, यानी कि इन्हीं लेटर से साथियों आंसर बनेगा। कैसे बनेगा, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि क्रम से लगाया गया, जैसे कि साथियों आरोही क्रम होता है ना, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम में इन लेटर्स को लगा दिया। जैसे कि मान लीजिए अगर डी है, ठीक है, और ए है, तो ए पहले आएगा, उसके बाद साथियों डी आएगा। और अगर यहां पर साथियों सी है, तो मैं कहूंगा ए सी और डी ऐसे करके आएगा। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए यहां पर अगर बात करें ए है ना, तो ए सबसे पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले यहां पर क्या आता है, डी ही तो आता है, तो डी आ गया। उसके बाद ई आता है, तो ई आ गया। उसके बाद एफ आता है, उसके बाद एन क्यू डब्ल्यू आता है। तो मैं कहूंगा इसको भी हमको ऐसे ही लगाना है। तो सबसे पहले इसमें साथियों क्या आएगा, बी आएगा, तो हमने बी लिख दिया। उसके बाद साथियों क्या आएगा, हमें एन ही आएगा, एन 2 बार है, तो साथियों 2 बार एन हो गया, ठीक है। उसके बाद ओ आ जाएगा, और उसके बाद एस है ना, तो एस 2 बार है, एस एस आ गया। और उसके बाद साथियों क्या है, वी आ गया। तो एक ऐसा ऑप्शन आपको बताने जहां पर ये लिखा हो, तो बी डबल एन कहां पर लिखा हो, मैं कहूंगा बी डबल एन ऑप्शन नंबर डी में ही लिखा हुआ है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे हैं कि दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए, यानी कि जो जो नंबर्स लिखे हैं वो आप नंबर लिख लीजिए। 167 और साथियों 85 और 5 और 4 और 36, इनकी कैलकुलेशन करके 199 आना चाहिए। यानी कि अगर हम इस वाले ऑप्शन को सही माने, भाग की जगह पर गुणा, गुणा की जगह पर भाग कर देना, तो प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का माइनस रहेगा, गुणा का भाग हो जाएगा और भाग का गुणा हो जाएगा। तो यहां पर अगर साथियों हम लोग बात करते हैं, देखिए ये तो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, ये आपका साथियों 12 हो गया, और ये कितना हो गया साथियों 14, और आपका 15 हो गया, ठीक है।
उसके बाद साथियों 2 आ गया, 252 हो गया, ये 5/4 हो जाएगा और गुणा 36 हो जाएगा बराबर 199 हो जाएगा। 4 नीम आपका 36 हो जाएगा, 9 पंजे आपका 45। इसमें से अगर 45 घटाते तो क्या 199 आता है? देखिए जरा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 8 बचेगा। 12 में से 5 जाएगा 7 बचेगा, लेकिन अंतिम नंबर यहां पर 9 है, तो मैं कहूंगा ये वाला ऑप्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, नहीं हो पाएगा। आप क्या ही कर सकते हैं, अब ऑप्शन नंबर बी को एक बार चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर बी को साथियों यहां पर एक बार अब हम लोग यहां पर चेक करते हैं। देखिए, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं। अब यहां पर भाग की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर अगर हम भाग करें तो ये प्लस है, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस है, माइनस का भाग हो जाएगा, गुणा है, गुणा का गुणा रहेगा, और भाग है, भाग का माइनस हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करो, 5 से अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, 5 एकम 5 और 3 जाएगा 35 हो जाएगा, 5 7 35 हो गया। ये आपका प्लस का आ गया 167, और ये क्या आ गया साथियों? ये आपका गुणा आ गया और माइनस 36 आ गया। इसको आपको 199 बनाना है। 17 चौक 68 हो जाएंगे, 68 प्लस आपका 167 हो गया, माइनस 136 हो गया। पहले इनको जोड़िए, तो इनको अगर जोड़ते हैं तो कितना आता है साथियों? 7 8 15 हो जाएगा, एक जाएगा, ये आपका 13 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये आपका 235 में से 36 को घटा दीजिए। ठीक है ना, तो 235 में से अगर 36 को घटाएंगे तो 199 ही तो आएगा। तो साथियों यहां पर भी 199 और यहां पर भी 199, तो मैं कहूंगा कि सही जवाब जिनका ऑप्शन नंबर 20 के साथ है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों, और इसके बाद आपके मैथ के मेरे हिसाब से क्वेश्चन शुरू हो जाना चाहिए। बिल्कुल मैथ के क्वेश्चन आपके शुरू हो चुके हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को और देख लीजिए, क्योंकि मैथ भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको ऐसी मैथ पढ़ा दूंगा कि आपके 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के, 20 में से 20 आपके बिल्कुल सही जाएंगे। देखिए भाई, कहने के BCE से GHJ बनाया गया है, LMO बनाया गया, उसके बाद QRT बनाया, तो यहां पर कौन से 3 लेटर आएंगे बताइए। देखिए, B से ये हुआ है G, यानी कि यहां पर 5 बड़ा है मेरे हिसाब से। G में 5 जोड़ोगे तो L आएगा, L में 5 बढ़ाओगे तो Q आएगा, Q में 5 बढ़ाओगे तो मेरे हिसाब से साथियों V आना चाहिए, और V साथियों यहां पर है। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें, C से यहां पर H हुआ यानी कि 5 बढ़ाया गया, H से यहां पर M हुआ है 5 बढ़ाया गया, M से R हुआ है 5 बढ़ाया गया, तो यहां पर अगर साथियों हम 5 बढ़ाते हैं तो मेरे हिसाब से W आएगा, और E से J, J से O, T और T से क्या आ जाएगा? Y आ जाएगा। 5 5 5 बढ़ रहा है, तो मैं कहूंगा कि आंसर अगर आपका VWY ऑप्शन नंबर A है तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर हो जाता है। अब यहां पर साथियों आपके मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। कौन से क्वेश्चन साथियों? मैथ के सभी जितने क्वेश्चन साथियों लिए हैं सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, यानी कि यदि एक वर्ग की भुजा, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि वर्ग क्या होता है। वर्ग अगर कोई चौकोर चीज है, यानी कि जिसकी चारों लंबाइयां बराबर हैं, अगर A ये है, A लंबाई मान लीजिए ये है, तो A लंबाई ये होना चाहिए, A लंबाई ये होना चाहिए, A लंबाई ये होना चाहिए, तो ये वर्ग हो गया। कह रहे वर्ग की भुजा अगर 5x - 8 है, भुजा का मतलब यहां से लेकर यहां तक, यानी कि अगर इसकी लंबाई कितनी बताई गई है? 5x - 8 बताई गई है, तो इसकी भी लंबाई यही है, इसकी भी लंबाई यही, इसकी लंबाई यही है। कहने तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए, अगर इसकी लंबाई A होती, भुजा की लंबाई, वर्ग की भुजा अगर A होती, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता? A² होता। सिंपल सा, अगर ये 5 होता तो 5 का स्क्वायर कर देते, लेकिन सवाल में बताया गया है कि वर्ग की भुजा 5x - 8 है, तो हम इसको भी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसको भी स्क्वायर कर देंगे, तो 5x - 8 का होल ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये वर्ग का सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो बस इसको आपको कैलकुलेट करने लेना। देखिए, आपने सूत्र साथियों पढ़ा होगा A - B का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है साथियों? A² + B² - 2AB, यही होता है ना। तो A मान लेंगे 5x को, B मान लेंगे 8 को, तो A² कहा गया है, तो 5x² क्या हो जाएगा साथियों? 25x² हो जाएगा, बिल्कुल प्लस आ जाएगा। B² कितना हो जाएगा साथियों? 64 हो जाएगा, ये भी 64 आपका हो गया। ठीक है ना। माइनस की बात करें साथियों, 2 आ जाएगा, और यहां पर 5x आ जाएगा, और साथियों 8 आ जाएगा, तो ये क्या हो गया? ये आपका हो गया 25x² प्लस आपका 64 हो गया, माइनस कितना हो जाएगा? देखिए भाई, 8 दूना 16 और 16 पंजे 80, यानी कि 80x आपका यहां पर आ चुका है। तो ऐसा आपको कहां पर दिख रहा है? मैं कहूंगा साथियों ऐसा तो मुझे सिर्फ और सिर्फ 25, ये x² है। ठीक है, ये x² है। माइनस का 80x कहां पर है? यहां पर नहीं, यहां पर नहीं, माइनस का x यहां पर है, और प्लस का 64 है। ये क्रम बदल गया, कोई दिक्कत नहीं। प्लस का 64 आना चाहिए, आ गया। माइनस का 80x आना चाहिए, आ गया, और 25x² आना चाहिए। तो जिनका आंसर सी है, मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपके स्क्रीन पर है। अब इस सवाल को साथियों देखिए और फटाफट बता दीजिए कि इसका सही जवाब आपका क्या होगा करके। यदि किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद
भी 50% का लाभ होता है, तो जब कोई छूट नहीं दी जाती है तो लाभ कितना होगा? 300%, 100%, 150% या 200%। देखिए सबसे पहली लाइन में यहां पर लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर 50% की छूट दी जाती है। अगर कोई वस्तु मान लेते हैं साथियों 100 रुपए की है और इस पर 50% की छूट दी जाएगी, यानी कि उसको 50% में बेचा जाएगा। ये बात क्लियर है? बिल्कुल। तो जब 50% छूट पर बेचा जाता है, यानी कि 50% में बेचा जाता है, तो वो 50% का लाभ पर बिकती है, यानी कि वो वस्तु 50% के लाभ पर बिकेगी। ठीक है, यानी कि लाए 100 में थे तो जाहिर सी बात है 150 में बिकेगी जब 50% के लाभ से बिकेगी, यानी कि 50% की वैल्यू है 150। तो कहेंगे जब कोई छूट ना दी जाए, यानी कि उस वस्तु को 100 रुपए में ही बेच दिया जाए, तो लाभ कितना होगा? कोई छूट ना दिया। देखिए 50% की वैल्यू 150, ये आपकी आ गई 1% की वैल्यू। हमें 100% की वैल्यू निकालना है, ये साथियों आ गई। इससे अगर बात करें साथियों, ये आपका कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 300% हो जाएगा। अब 300% की अगर बात करें, इसमें 100% आपका निकल आएगा। क्या निकल आएगा साथियों? 100% तो आपका एक तरीके से कहीं ना कहीं क्रय मूल्य था। तो प्रॉफिट कितने का हुआ? मैं कहूंगा 200% का लाभ हुआ। तो यही आपसे पूछा जा रहा था, तो लाभ कितना प्रतिशत होगा? 200% लाभ होगा। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और साथियों बता दीजिए कि आपका राइट आंसर क्या है। कह रहे कि 14/7 गुणा 1 + 3 माइनस फिर ब्रैकेट में है 18 माइनस फिर ब्रैकेट में 15 फिर माइनस फिर ब्रैकेट में 7 माइनस 7 और 2। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 कम 7, 7 दूना 14, यानी कि 2 आ गया है। 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, उसमें 3 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मैं कहूंगा इस पूरे की जगह पर 5 आ गया, ये माइनस आ गया, ब्रैकेट में 18 आ गया, माइनस आ गया, ये वाले ब्रैकेट में 15 आ गया, माइनस आ गया। अब इसको कैलकुलेट कर लो। 7 प्लस का 7 माइनस का, 7 में से 7 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहां पर 2 बचा है माइनस का, तो माइनस का 2 बचा है। मैं कहूंगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे साथियों? 17 हो जाएंगे, यानी कि 18 माइनस 17 आपके सामने आ गए हैं। ठीक है, तो ये तो 1 बचेगा, तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और बचा हुआ 4 आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए सवाल को और साथियों बताइए कि आपका सही जवाब यहां पर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। कह रहे कि सबसे छोटी संख्या बताइए जिसे 19, 36, 54 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 बचता है। तो अगर ऐसा सवाल कभी आपसे पूछा जाए, तो जो संख्याएं आपको दी जाए उनका सबसे पहले आपको एलसीएम निकालना है। 2 से कट करेंगे, नहीं कटेगा ऐसे लिख देंगे, ये 36 कट जाएगा, 18 आ जाएगा, और ये भी कट जाएगा, 27 आ जाएगा। 2 से कट करिए, 19 आ गया, 9 आ गया, और यहां पर 27 आ गया। अब 3 से कट कर लीजिए, 19 नहीं कटेगा ऐसे लिखिए, 3 आ गया, 9 आ गया, फिर से 3 से कटेगा। ठीक है ना, ये 3 आ जाएगा, 3 3 9 आ जाएगा। अब एक बार 3 से कटेगा, ये 3 आ गया, ये पूरा 19 से कट जाएगा। तो इसको साथियों एक बार कैलकुलेट करिए। 2 दूना 4, 4 3 12, 12 3 36, तो 36 की आपको साथियों गुणा कराना है। 36 की गुणा कराना है साथियों किससे? 19 तिया कितने हो जाएंगे? 57 हो जाएंगे। इनके 57 से कराना है। ठीक है ना, किससे कराना है साथियों? 57 से कराना है। तो अगर 19 की मैं डायरेक्ट करा लूं, एक सेकंड, 57 की गुणा अगर मैं डायरेक्ट साथियों किससे करा लूं? 36 से करा लूं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 2052 आ जाएगा, 2052 आ जाएगा। अब यहां पर अब इसको ध्यान से देखिए, कह रहे कि वो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 19, 36, 54 से विभाजित किया जाए। अब ये जो 2052 आया है ना, ये 19 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा, 36 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा, और 54 से भी पूरा विभाजित हो जाएगा ये। तो अगर हम इसमें 4 जोड़ देते हैं तो कितना बन जाएगा? 2056 बन जाएगा। 2056 यहां पर लिखा हुआ है, यानी कि जब आप इसको 2056 को 19 से विभाजित करोगे तो शेषफल साथियों 4 ही तो बचेगा। 36 से करोगे तब भी 4 बचेगा, 54 से करोगे तब भी 4 बचेगा। तो इसमें हमने 4 जोड़ा है। तो कुल मिला के जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल कह रहे कि 10 आदमी एक कार्य को 25 दिन में कर सकते हैं। 12 दिनों के कार्य के बाद, यानी कि 12 दिन तक काम होता है, वैसे तो टोटल काम 25 दिन में कंप्लीट होता है। कहने कि जब 12 दिनों तक काम होता रहता है, काम होने के बाद कार्य खत्म करने के लिए 3 और आदमी लगाए जाते हैं। यानी कि पहले 10 आदमी थे, अब 13 आदमी हो गए, 3 बढ़ा दिए गए। तो कहने कि जो शेष कार्य बचा था ना, शेष कार्य को पूरा करने के लिए और कितने दिनों की आवश्यकता होगी? टोटल दिन नहीं पूछे जा रहे, मतलब 12 दिनों के काम करने के बाद अब 13 आदमी अगर और लग जाते तो कितने दिनों की आवश्यकता होगी? देखिए इसको मैं आपको आसान लैंग्वेज में समझा देता हूं कैसे होगा। देखिए बेसिक रूल कहता है कि अगर 10 आदमी 25 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, 10 आदमी 25 दिनों तक कार्य कर रहे हैं, तो टोटल काम कितना होगा साथियों? टोटल काम कितना होगा? टोटल काम होगा 25 गुणा 10 यानी कि 250। तो 250 क्या होगा? ये टोटल काम हो गया। आप कह रहे हैं कि 12 दिनों के कार्य के बाद, यानी कि 12 दिनों तक भैया, ठीक है, 12 दिनों तक 10 आदमी काम करेंगे, तो 12 दिनों तक 10 आदमी कितना काम करेंगे? जाहिर सी बात है 120 काम करेंगे। तो अब कितना काम बचा है? 250 टोटल काम है, 12 दिनों में 120 काम हो चुका
चुका है। तो कितना अब साथियों काम बचा है, मैं कहूंगा यहां पर 130 काम बचा, 130 काम बचा है। तो कहने कि अब लोग 3 बढ़ जाते हैं, यानी कि अब 10 की जगह अब 13 लोग हो जाते हैं। तो कहने कि 13 लोग इस काम को, बचे हुए काम को 13 लोग कितने दिन में करते हैं, यानी कि अगर एक दिन में, ठीक है ना, एक दिन में साथियों क्या 13 काम हो रहा है, सॉरी 13 लोग हैं, ठीक, और टोटल काम 130 है, तो जाहिर सी बात है 10 दिन ही तो लगेंगे। तो 10 दिन साथियों दिन की संख्या होगी, मैं कहूंगा 10 कहां पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ये आपका साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए, कह रहे कि एक ठोस गोले को उसके केंद्र से 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है, यानी कि एक ठोस गोले को 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। तो एक भाग आपके पास आ गया, ठीक है। तो कहने प्रत्येक भाग का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी कि जो उसमें से प्रत्येक भाग मतलब जो एक भाग है ना, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहली बात, और कहने कि अगर गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, देखिए यानी कि कुल मिला के आपसे जो पूछे जा रहा है साथियों, वो अर्ध गोले का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा है। क्या अर्ध गोले का क्षेत्रफल, यानी कि आधे गोले का क्षेत्रफल ही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका एक सूत्र होता है साथियों 3 पाई आर स्क्वायर, अर्ध गोले के क्षेत्रफल का सूत्र 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको आप लोग याद कर लेंगे। अब 3 आ जाएगा, पाई की वैल्यू आपको पता है 22/7 होती है, आर यहां पर दे रखा है, त्रिज्या 7 है, यानी कि 7 × 7, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 22 की 7 से गुणा करोगे तो 154 आता है, इसकी 3 से गुणा करोगे तो 3 चौक 12 आ जाएगा साथियों, कितना आ गया 5 3 15 हो गया, और 1 16 हो गया, 3 एकम 3 4, यानी कि 462 आ गया। तो मैं कहूंगा गोले क्या अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा साथियों, 462 हो जाएगा, और यही आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब इस सवाल को देखिए साथियों, अंतिम सवाल है ये, क्या अंतिम सवाल साथियों है, देखिए यानी कि ए और बी ने क्रमशः 3000 रुपए और 5000 रुपए के साथ एक साझेदारी में प्रवेश किया, यानी कि एक बिजनेस शुरू किया। ए ने 3000 रुपए लगाए और बी ने 5000 रुपए लगाए, ठीक है। तो 2 लोग हैं, ए हो गया ये और बी हो गया। ए कितने रुपए लगाता है, 3000 रुपए लगाता है, और बी कितने लगाता है, बी 5000 रुपए लगाता है। कह रहे कि महीने 5 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया। देखिए यहां पर काम जो किया गया ना, वो 12 महीने के लिए किया गया, हमेशा 12 महीने के लिए तकरीबन किया जाता है। तो कहने कि जब 5 महीने के बाद ए ने व्यवसाय छोड़ दिया, वर्ष के अंत में कुल लाभ 15,000 हुआ, तो ए का भाग क्या होगा। देखिए ए ने 5 महीने तक काम किया, तो मैं कहूंगा ए को 5 महीने तक का लाभ मिलेगा, जितने रुपए लगाए हैं उस हिसाब से। और बी का नहीं बताया गया, तो जाहिर सी बात है बी ने 12 महीने तक काम किया होगा, यानी कि इसने शुरू के 5 महीने, लेकिन इसने जनवरी से दिसंबर तक काम किया, ऐसा हम लोग मान सकते हैं। अब इसको छोटा देखिए, जितना जितना पैसा और जिस समय के लिए ये पैसा लगाएंगे, उसी अनुपात में इनको लाभ मिलेगा। इन 3 0 से 3 0 को कैंसिल कर दीजिए, 5 3 15 हो गया, 12 पंजे 60 हो गया। क्या ये भी कट सकता है, बिल्कुल। कितना कर ले, 15 एकम 15, 15 चौक कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी कि अगर ए को 1 लाभ मिलता है, ए को 1 रुपया मिलता है, तो बी को 4 रुपए मिलेंगे। और टोटल लाभ कितना है साथियों, टोटल लाभ 15,000 है। तो इसको ऐसे भी निकाला जा सकता है, ए का लाभ 15,000 और ए को अगर 1 रुपया मिलेगा, नीचे दोनों का योग आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको कट करेंगे, 5 3 15 आ गए, यानी कि मैं कहूंगा 3000 एकम 3000, ये ए को साथियों लाभ मिलेगा 3000। और कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको ये क्लास, एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा।